Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue organic chemistry chapter number 11 alcohol, phenol and ether. और प्रीवियस वीडियो में हमने अल्कोहल को बनाने के मेथड जो थे वो डिस्कस कर लिए थे. इन दिस लेक्चर वी गोइंग हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल. फिनोल को बनाने के मेथड. ईथर हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे. आज का जो हमारा ये लेक्चर है इट इज़ बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल. फिनोल को बनाने के मेथड. देखिए, सबसे पहले तो जो फिनोल होता है, इस फिनोल का एक और दूसरा नाम होता है, दैट इज़ कार्बोलिक एसिड. दिस राइट, कार्बोलिक एसिड. ठीक है, नॉन एज कार्बोलिक एसिड. क्यों कहते हैं कार्बोलिक एसिड? याद रखेंगे, एक बार क्वेश्चन कार्बोलिक एसिड के नाम से ही पूछा गया सीबीएसई में. फिनोल की अगर केमिस्ट्री लैब में फिनोल का अगर बोतल आप देखोगे तो उस बोतल के ऊपर फिनोल नहीं लिखा मिलेगा, उस पर आपको कार्बोलिक एसिड ही लिखा मिलेगा मोस्टली. ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले फिनोल वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन द अर्लायर 19th सेंचुरी फ्रॉम कोल टार. इसको कोल टार से बनाया गया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कार्बोलिक एसिड कहा जाता है. सबसे फर्स्ट मेथड है फ्रॉम हेलोएरिन्स. ये हेलोएरिन्स आपके पास है, इससे आपको फिनोल बनाना है. ठीक है, मतलब इसका Cl हटा के OH लगाना है. लेकिन आपको याद होना चाहिए Cl यहाँ हटता नहीं था. ठीक है ना, क्यों नहीं हटता था? क्योंकि Cl जो था वो रेजोनेंस करता था, पार्शियल डबल बॉन्ड होता था, नहीं हटता था. तो Cl जब होगा तो हेलोएरिन्स में एसन रिएक्शन इजीली नहीं होती थी. तो हमें क्या करना पड़ता था? इसे हाई टेम्परेचर प्रेशर पर गर्म करना पड़ता था. ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करते थे और NaOH के साथ रिएक्शन कराते थे. ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ से NaOH के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन कराएंगे, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव. OH नेगेटिव आकर के Cl को हटा देगा. तो फिर आप सोचेंगे सर, तो फिर प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था? प्रोडक्ट बनना चाहिए था बेंजीन OH फिनोल प्लस में NaCl. तो एक्चुअल में प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बना है? यहाँ बना है बेंजीन ONa. बनना चाहिए था ये बेटा, यही बनता है फिनोल. बट आपको याद रखना पड़ेगा कि फिनोल जो बना ये एसिडिक होता है और रिएक्शन आप करा रहे हो इस बेस से. तो बनने वाला फिनोल अगेन इस NaOH बेस के साथ फिर से रिएक्ट कर लेगा और रिएक्ट करेगा तो फिनोल अपना H देगा, ये OH देगा, वाटर बाहर जाएगा और ये सॉल्ट बन जाएगा. इसलिए डायरेक्ट फिनोल ना बन के फिनोल का सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड. दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड. ठीक है बेटा, ये लीजिए. अब आपको इस सॉल्ट से आपको क्या बनाना है? वाटर बनाना, फिनोल बनाना है तो Na हटाना है. तो इसकी रिएक्शन हम कराते हैं डाइल्यूट HCl के साथ में. तो इसका हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं एक्चुअल में. तो NaCl कहाँ चला जाएगा? बाहर. H आके जुड़ जाएगा, फिनोल आपको यहाँ से बन जाएगा. इस तरीके से बना सकते हैं. और ये जो मेथड्स होता है, इस मेथड्स को हम कहते हैं डाउज प्रोसेस. दैट इज डाउ प्रोसेस. हेलोएरिन से ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी रिएक्शन डिस्कस की हुई है. नेक्स्ट जो है वो है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड. नंबर 2 सेकंड मेथड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है? जब आप बेंजीन पर सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H जोड़ोगे, दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बट ये कहाँ से लाएं? तो मार्केट में बहुत ईजीली अवेलेबल होती है बेंजीन. बेंजीन इजीली अवेलेबल है, तो इस बेंजीन के रिएक्शन ओलियम से करा दीजिए. ओलियम का मतलब होता है H2SO7. दैट्स राइट. और इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? सिंपली हम इसको लिखते हैं H2SO4 प्लस में SO3 गैस. इट मीन सीधा सीधा सा जो बेंजीन है ना, इसका सल्फोनेशन करा दीजिए. SUL सल्फोनेशन. सल्फोनेशन भी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है हमने. तो बेंजीन आपने ली है. अब आपको पता है बेंजीन में हर कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन है. तो हाइड्रोजन रिएक्शन करा दी आपने ओलियम के साथ. ओलियम में कौन है? H2SO4. बस मैंने कहा इसको सही से लिखना चाहिए, हालांकि रिएक्ट करता है SO3, पर थोड़ा समझना आपको डिफ़िकल्ट होगा SO3 से, इसलिए H2SO4 से समझिए. तो H2SO4 को ऐसे लिख दीजिए OHSO3H. बस
ठीक है, रिएक्शन होगी, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बना, और पॉजिटिव सल्फ़र आकर के यहाँ रिएक्ट करेगा रिंग पर, और रिंग से यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा, H पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ से वाटर कहाँ चला जाएगा बाहर, और SO3H आकर के जुड़ जाएगा बेंजीन पे, SO3H और वाटर बाहर, दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना, तो बेंजीन को पहले सल्फोनेटेड कराना है या सल्फोनेशन कराना है ओलियम के साथ में, जिससे क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा ये। अब ये जो बना, इसको आपने NaOH के साथ फ्यूज करना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, कन्वर्टेड टू सोडियम फिनॉक्साइड ऑन हीटिंग विद मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या कीजिए, NaOH के अंदर डाल करके फ्यूज कर दीजिए, ठीक है, डाल करके हीट कीजिए, तो क्या होगा, तो रिएक्शन थोड़ी सी बड़ी है, समझेंगे क्या होगा। देखो बेटा, जैसे ही अब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को आप NaOH में डालेंगे, तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड किस में एंटर किया आपने, किस में इसको फ्यूज किया है, NaOH। अब आपको याद होना चाहिए NaOH तो बेस है, और ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, आपको पता है एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, H इसका OH इसका, वाटर बाहर जाएगा, सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट बनेगा बेटा, सॉल्ट बनेगा SO3Na, ठीक है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ये सॉल्ट बन जाएगा। और फिर ये जो सॉल्ट बना है ना, इसको जब आप हीट करोगे मोल्टन के साथ में, तो अगेन एक और NaOH के साथ रिएक्शन कर लेगा। ठीक है बेटा, जब एक और NaOH के साथ रिएक्शन हो जाएगी, तो देखिएगा क्या होगा, तो यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी, और यहाँ से Na2SO3 ये बाहर जाएगा, OH रिंग पर बॉन्डेड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, बन गया है यहाँ से OH और Na2SO3 बाहर, या लीजिए फिनोल। लेकिन फिनोल भी डायरेक्ट नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि फिनोल बना और किस में पड़ा हुआ है, ये NaOH में, तो फिनोल बनने के बाद फिर किसके साथ रिएक्शन करेगा, NaOH से। ठीक है, ये एसिड ये बेस, वाटर फिर बाहर जाएगा, और क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन ONA। अब आपको यहाँ से सॉल्ट से वापस एसिड बनाना है फिनोल, तो अब आपको इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है। क्या कीजिएगा, डाइल्यूट HCl डाल के हीट करें, तो NaCl बाहर और H वहाँ आकर के फाइनली प्रोडक्ट बनेगा फिनोल, इस तरीके से। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिया आपने, इसको आपने NaOH के साथ, मोल्टन NaOH के साथ ट्रीट करना है। ठीक है, तो पहले एक NaOH रिएक्ट करेगा, फिर दूसरा करेगा, जिससे आपका फिनोल बनेगा। फिनोल फिर तीसरे NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, जिससे पहले क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट सॉरी। और फिर ये जो सॉल्ट बना, इसका आपको क्या कराना है, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करा देना है। ठीक है, तो डाइल्यूट HCl डाल दीजिए, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराओगे, तो फाइनली फिनोल आपका बन जाएगा इस तरीके से। तो अगर पूरा समझ के लिखना चाहते हो, तो पहले बेंजीन का सल्फोनेशन करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड एक NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराना है, तो पहले ये बनेगा, फिर एक के साथ और रिएक्ट करेगा, फिनोल बनेगा, फिर तीसरे के साथ रिएक्ट करके ये बनेगा, इसको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करा के हम फिनोल बना लेंगे, दैट्स राइट, साथ में NaCl, इस तरीके से बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। ठीक है, शॉर्ट में हम ऐसे रिएक्शन को लिख सकते हैं, लेकिन डिटेल रिएक्शन आपका ये वाला होगा। दो मेथड हो गए, उसके बाद मेथड नंबर 3। तीसरा मेथड हम समझा चुके हैं आपको फर्स्ट वाले चैप्टर में ही, फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, इट मीन्स फ्रॉम BDC। अब आपको याद है BDC कैसे बनता था, तो एनिलीन लेते थे हम, रिएक्शन किसके साथ कराते थे, नाइट्रस एसिड से, NaNO2 और HCl डालते थे, तो क्या बनता था दोनों के रिएक्शन से, NO2 और HCl। तो रिएक्शन यहाँ पर होती थी HNO2 और कुछ बचे हुए HCl से। ठीक है, अपने को क्या पानी निकालना होता था, तो सारा पानी यहाँ से बाहर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये दोनों H, यहाँ से ये H, ये O, ये H, ये सब बाहर जाएंगे, क्या बचेगा, NNCl। इस तरीके से BDC बन जाएगा। जो BDC बना, इसको बस आपने पानी डाल के हीट कर दीजिए,
तो क्या होगा, ये जो BDC आपके पास बना है बेंजीन N2Cl, इसको वाटर के साथ गर्म पानी ही इसमें डाल दीजिएगा बस, केवल क्या हो जाएगा, गर्म पानी डालोगे तो HOH रिएक्ट कर लेंगे, क्या होगा N2 बाहर, HCl बाहर और OH डायरेक्टली रिंग पर बॉन्डेड हो जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा फिनॉल N2 + HCl इस तरीके से। ठीक है, तो पहले क्या करना है, डाइजेनियम सॉल्ट बनाना है आपको, तो उसके लिए आपको एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन लेनी है, दैट इज़ एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, और इसकी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करानी है लो टेम्परेचर पर, जिससे डाइजेनियम सॉल्ट बनेगा। इसका हाइड्रोलाइसिस करा दोगे विद वार्म वाटर, तो क्या होगा, आपका BDC बन जाएगा। ये लीजिए, कितने मेथड हो गए, 3। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, मेथड नंबर 4, दैट इज़ फ्रॉम क्यूमीन। नंबर 4 फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन का दूसरा नाम होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन का नाम होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप को बेंजीन पर जोड़ा, दैट इज क्यूमीन। अब इसका ये जो हाइड्रोजन है ना, इसको आप अलग करके लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि बेंजीन और ये जो कार्बन होता है दैट इज बेंजाइलिक कार्बन होता है। ठीक है, और इस बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा दैट इज बेंजाइलिक हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन चला जाए ना तो H पॉजिटिव, ये नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनते ही ये रेजोनेंस कर लेता है, रिंग से स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए ये H एक्टिव है, इजीली चला जाएगा, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो रिएक्शन इस बॉन्ड पर होगी, इस बॉन्ड पर रिएक्शन होगी। ठीक है, तो क्यूमीन आपने लिया और इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराइए। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेटा ऑक्सीजन का मतलब O2, O2 का मतलब O डबल बॉन्ड O, रिएक्शन करेगा तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 वैलेंसी खाली हो जाएगी। अब आपको याद है 2 हो गई, और 2 हो तो कहाँ, 2 हो तो बीच में, तो ये दोनों आकर के बीच में फंस जाएंगे, कहाँ, इस बॉन्ड के बीच में। यहाँ जैसे बीच में फंसेंगे O और O दोनों बीच में फंस जाएंगे, तो O और O दोनों बीच में फंस जाएंगे, ये बन जाएगा, दैट्स राइट। और O और O जब भी सीधे जुड़े हों तो ये पेरोक्साइड कहलाता है, बट इस पेरोक्साइड के एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ क्यूमीन है, तो इसको हम बोलेंगे क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। और अब इसका हम कराएंगे हाइड्रोलाइसिस। हालांकि इसका मैकेनिज्म बहुत बड़ा है, तो आपको ये सीधा रटना पड़ेगा बेटा। इसका हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है, इस तरीके से इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, ऐसे करके, ऐसे, ये लीजिए। ठीक है, और ऐसे हाइड्रोलाइसिस जब होता है तो ये OH डायरेक्टली रिंग पर बॉन्डेड हो जाता है, जिससे क्या बनता है, फिनॉल, और इस O में और इस कार्बन में डबल बॉन्ड बन जाता है, जिससे बन जाता है एसीटोन, CH3 डबल बॉन्ड O, दैट इज एसीटोन। इसका यही फ़ायदा है कि इससे एसीटोन भी बनता है और फिनॉल भी बनता है। ठीक है, तो आइसोप्रोपिल बेंजीन, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर, जिससे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, और फिर इसका हम क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड के द्वारा हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो फिनॉल और एसीटोन बनता है। इस तरीके से ये फिनॉल को बनाने के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स है जो कि आपको याद रखने हैं। दैट्स राइट। चलिए, बनाने के मेथड्स हो गए, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़। कुछ किसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, तो एल्कोहल और फिनॉल, ईथर अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल और फिनॉल दोनों की। दैट्स राइट। चलिए, एल्कोहल और फिनॉल दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले देखिएगा क्या डिफरेंस है दोनों में, तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, एल्कोहल और फिनोल्स जो होते हैं उनके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एल्काइल या एराइल ग्रुप होता है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। एल्कोहल है तो ये 2 पार्ट होंगे, और अगर फिनोल है तो ये 2 पार्ट होंगे, एराइल ग्रुप OH, एल्काइल OH। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल और फिनॉल दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती हैं मेनली OH पर डिपेंड करती हैं, और OH दोनों में ही है, इसलिए दोनों पर ही डिपेंड
दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत सेम होने वाली है, ज़्यादा नहीं होगी। द नेचर ऑफ एल्काइल एंड एराइल ग्रुप सिंपली मॉडिफाइड दीज प्रॉपर्टीज। थोड़ा बहुत जो अंतर आता है प्रॉपर्टी में दोनों की में, वो आर और एराइल ग्रुप है, इनके कारण से आ जाता है। दैट्स राइट। चलिएगा, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर में हमने कहीं आपको पढ़ाया है कि कहीं किसी का भी बीपीएमपी आ जाए तो बीपीएमपी को जब भी आप सॉल्व करोगे, बीपी एंड एमपी को, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास से। दैट्स राइट। मॉलिक्यूलर मास अगर इक्वल आ जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। दैट्स राइट। और फोर्स अगर आपको नहीं निकालना आए तो फिर होता है ये साइज के, साइज नहीं निकालना आए तो बीपीएमपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइड ब्रांच के। ठीक है, और इन सब से भी सॉल्व नहीं हो तो बीपीएमपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइपोल मोमेंट के। बस, तो ये तो यहाँ काम आएगा नहीं। अब इनमें से देख लीजिएगा, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो बीपीएमपी ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम इंक्रीज होंगे तो बढ़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेंगे, जिससे एल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। कब डिक्रीज होता है? डिक्रीज कब होगा? अगर आपने इंक्रीज कर दिया साइड ब्रांच, अगर साइड ब्रांच अगर आपने बढ़ा दी है तो बीपीएमपी क्या हो जाएगा, फिर आपका डिक्रीज हो जाएगा। दैट्स राइट। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ाने से साइड ब्रांच बढ़ाने से साइज घटेगा, जैसे फोर्स वीक लगेगा, बीपीएमपी कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वही होगा जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा। अगर एक मिथाइल एल्कोहल हो और एक इथाइल एल्कोहल हो, किसका बीपीएमपी ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली इथाइल का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। दैट्स राइट। अब अगर आपको कहा जाए कि एक हमारे पास में है नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल और एक हमारे पास में है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, अब देखिए किसका ज़्यादा होना है, तो इसकी नॉर्मल चेन है, जबकि इसके अंदर क्या होगी, एक साइड ब्रांच बन जाएगी। तो साइड ब्रांच अगर बढ़ गई है तो बीपीएमपी कम हो जाएगा। ठीक है, इसका कम, इसका बीपीएमपी ज़्यादा होगा। दैट्स राइट। तो जो फर्स्ट चैप्टर में हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। चलिए अब सुने, इसके अलावा एल्कोहलों का जो बीपी होता है वो अपने इक्वल मॉलिक्यूलर मास वाले अदर जो हाइड्रोकार्बन और एराइल हैलाइड्स हैं उनसे ज़्यादा होते हैं। मतलब कि अगर आपने एक तो लिया है एल्कोहल और एक उतने ही मॉलिक्यूलर मास वाला हाइड्रोकार्बन लिया, तो एल्कोहलों का एमपीबीपी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल और फिनोल दोनों ही जो होते हैं तो उन दोनों में ये एल्कोहल है आरओएच, ये एल्कोहल है आरओएच, ये एल्कोहल है आरओएच, उन दोनों में देखो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इन दोनों के बिटवीन आ गया। इस ऑक्सीजन जिसके साथ तो ये कोवलेंट बॉन्ड बना के जुड़ा, और ये दूसरी ऑक्सीजन तो इसके साथ क्या करता है, ये इंटरमॉलिक्यूलर या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू जुड़ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ऐसा हमने पी ब्लॉक में भी डिस्कस किया हुआ है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड, तो एल्कोहल और फिनोल दोनों में ही क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसलिए एल्कोहल्स का एमपीबीपी अपने इक्वल मॉलिक्यूलर मास वाले जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनसे क्या होता है, ज़्यादा होता है। दैट्स राइट। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, boiling point of alcohol and phenols are higher comparison to other class of compound, namely अदर वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनसे ईथर होंगे, हेलो एल्केन्स होंगे, हेलो एरिन्स होंगे, ठीक है ना, जिनका कि मॉलिक्यूलर मास उनके इक्वल होगा। ठीक है, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास उनके बराबर होगा। तो मॉलिक्यूलर मास बराबर है तो बीपी बराबर होना चाहिए, बट नॉट इक्वल। दे हैव हायर एमपीबीपी देन दोज ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल आप समझ भी सकते हैं, जैसे अगर आपको इथेनॉल बोले तो एल्कोहल, मिथोक्सी मीथेन बोले तो ईथर, और प्रोपेन बोले तो हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये तीनों दिए। अब इन तीनों का देखिएगा, इथेनॉल,
मिथोक्सीमीथेन और प्रोपेन, तीनों का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लीजिए। मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, कार्बन कितना है, 1 2 कार्बन है, दोनों का 12 और 12, ठीक है। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 1 1, तो 12 12 16 कितना हो गया, 16 + 12 हाइड्रोजन 3 2 5 1 6, 16 का 6, ये लीजिए 46 हो गया। इसका भी कैलकुलेट कर लीजिए, कार्बन का 12 और तीनों का मिला के 3 15, इसका भी 15 और इसका 16, इसका भी कितना आएगा 46, इसका भी निकाल लीजिए, इसका 15, इसका 15 और इसका कितना आएगा 14, इसका 44। तो देखिएगा इनका मॉलिक्यूलर मास अप्रॉक्स इक्वल है, 46 46 और 44 इक्वल अप्रॉक्स मॉलिक्यूलर मास है। अब आपको पता है एमपी बीपी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, मॉलिक्यूलर मास अप्रॉक्स इक्वल है तो बीपी एमपी बॉइलिंग पॉइंट बराबर होना चाहिए, बट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीपी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के। अब फोर्स जब चेक करोगे तो जो एल्कोहल होगा, जो ईथर होगा, हाइड्रोकार्बन होगा, तो एल्कोहल्स में तो एल्कोहल के जो मॉलिक्यूल होंगे उन मॉलिक्यूल्स में मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि ईथर और हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, इनके अंदर मिलेंगे वीक वंडरवाल फोर्सेस। तो कहाँ पर फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, एल्कोहल्स में। तो फोर्स जहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ऑब्वियसली बीपी ग्रेटर होगा, दैट्स राइट। इसलिए देखिएगा इसका जो बीपी है मॉलिक्यूलर मास 46 है, बीपी देखिएगा 351। इसका देखिएगा ईथर का मॉलिक्यूलर मास कितना है 46 है, बट बीपी देखिएगा 248। किसका ज़्यादा हुआ? तो ऑब्वियसली किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, ठीक है। और इसका 231 और भी बहुत कम हो गया है, दैट्स राइट। तो इस तरीके से हम इनके बॉइलिंग पॉइंट को सॉल्व कर सकते हैं। बीपी होने के बाद में फिर नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है इनकी सॉल्युबिलिटी का। जर्नली एल्कोहल्स जो होते हैं वो एल्कोहल्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में देखिएगा जर्नली एल्कोहल्स जो होते हैं, एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। वाई? तो वाटर के लिए तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जो वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं ना, वो क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और अल्कोहल जो है वो क्या बना लेगा, अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसलिए अल्कोहल सॉल्युबल होंगे। बट समझना क्या है, वो समझना ये है बेटा कि अल्कोहल का भी OH वाला पार्ट है ना, बस केवल यही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक पार्ट, दैट इज हाइड्रोफिलिक पार्ट। बट R वाला जो पार्ट है ये नहीं बना रहा, इसलिए इसको हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक पार्ट, दैट इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, या वाटर रिपेलेंट। वाटर रिपेलेंट, वाटर को रिपेल करेगा, ठीक है। अब देखिएगा अगर आपको कहा जाए कि मैं आपको 2-3 कंपाउंड्स दूं, मैं कहूं कि एक मेरे पास में है मिथाइल अल्कोहल और एक है मेरे पास में इथाइल अल्कोहल, एक है प्रोपाइल अल्कोहल और एक है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तीनों को वाटर में डिजोल्व करूं, ठीक है। तो तीनों को जैसे ही वाटर में डिजोल्व करूंगा तीनों सॉल्युबल हो जाएंगे, बिकॉज ऑल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। लेकिन क्या बता पाओगे किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है? तो तीनों के अंदर देखिएगा जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है OH, यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, OH हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट तो इक्वल है, दैट्स राइट। तो फिर सॉल्युबिलिटी इक्वल होनी चाहिए, बट नहीं होगी। हाइड्रोफोबिक पार्ट यहाँ थोड़ा छोटा है, यहाँ और बड़ा है, यहाँ बहुत बड़ा है, और यहाँ साइड ब्रांच बढ़ने से साइज छोटा हो गया है। तो देखिएगा हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है ना वो अलग अलग है, तो सॉल्युबिलिटी अलग होगी। दोनों में से कौन सा ज़्यादा सॉल्युबल होगा? ऑब्वियसली ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ये कम होगा। इन दोनों में से दे मोर सॉल्युबल, ये कम। इन दोनों में से तो देखिए ये सीधी है, स्ट्रक्चर है, साइड ब्रांच नहीं है, इसमें क्या हो गया है, साइड ब्रांच हो गया है। साइड ब्रांच होने से क्या हो गया है, इसका साइज डिक्रीज हो गया, साइज डिक्रीज होने से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, हाईली सॉल्युबल होगा, दैट्स राइट, हाईली सॉल्युबल होगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स,
solubility of alcohol and phenols in water is due to their ability to form hydrogen bond, ठीक है, with water. The solubility decrease होती है with increase in size of alkyl aryl, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट जितना बड़ा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी. आर का साइज जितना बड़ा होगा, साइज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली साइज अगर इंक्रीज होगा तो जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी. ठीक है. सेवरल ऑफ द लोअर मॉलिक्यूलर मास एल्कोहल मिसिबल होते हैं वाटर में, ठीक है, इन ऑल प्रोपोर्शन. छोटे वाले सारे के सारे सॉल्युबल होंगे, बट बड़े वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, इनसॉल्युबल होते हैं. ठीक है. अब अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए, मैं कहूँ कि अगर मेरे पास एक एल्कोहल है ROH और मैं कहूँ कि एक मेरे पास में फिनोल है, बोलिए वाटर में कौन सा ज़्यादा सॉल्युबल होगा. तो वाटर के साथ में एल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, फिनोल भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बट क्या इक्वल नहीं, इक्वल नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि हाइड्रोफिलिक पार्ट तो बराबर है, बट हाइड्रोफोबिक पार्ट यहाँ कैसा है, R स्मॉलर है, जबकि उसके कंपैरेटिवली ये बहुत बड़ा है. इसलिए फिनोल्स जर्नली कैसे होता है, फिनोल जर्नली इमिसिबल होता है, फिनोल्स इमिसिबल होता है. ठीक है. बट एल्कोहल कैसा होता है, मिसिबल होता है. ठीक है. फिनोल कैसा होता है बेटा, इमिसिबल होता है. क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि एल्कोहल फिनोल बोथ फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, बट एल्कोहल्स आर सॉल्युबल बट फिनोल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. वाई? दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं लेकिन फिर भी एल्कोहल सॉल्युबल है बट फिनोल इनसॉल्युबल है. वाई? बिकॉज इन एल्कोहल्स साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट या साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इज स्मॉलर, देयरफॉर these are highly soluble, but in phenol hydrophilic part is OH but hydrophobic part is a larger size of benzene ring, therefore here hydrophobic part is larger, it strongly repel the water, therefore its solubility is lesser than alcohol in water. That's right. इस तरीके से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब एक एक्सरसाइज है जो आपको सॉल्व करनी है, आपकी NCERT बुक का एक्सरसाइज है, आप आई थिंक सॉल्व कर पाओगे इसे. क्वेश्चन है, अगर आपको दिख रहा हो तो नोटबुक में सॉल्व करना है इसे. अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, BP में अरेंज करना है. ठीक है. पहला है पेंटेन 1-ऑल, पेंटेन 1-ऑल 1 2 3 4 5, ठीक है, OH, दैट इज पेंटेन 1-ऑल. ब्यूटेन 1-ऑल 1 2 3 4, ब्यूटेन 2-ऑल 1 2 3 4, ठीक है. इथेनॉल 1 2 OH. प्रोपेन 1-ऑल 1 2 3 OH. और मीथेन, ये लीजिए. कर पाएंगे इनको अरेंज, दैट वेरी सिंपल. कार्बन आपने लिख लिया, अब हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर दीजिए, 3 हो जाएगा 2 3, दैट्स राइट. CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH2 CH3 CH3 CH2 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 CH3 ले लीजिए. ठीक है. अब मॉलिक्यूलर BP पूछा है. BP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास. किसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है उसी का BP कम होगा. इसका ऑब्वियसली एक ही कार्बन है, सबसे कम इसका होगा, उससे ज़्यादा इसका, उससे ज़्यादा इसका. इन दोनों में बता दीजिए, दोनों में कार्बन बराबर है ना, तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल होना चाहिए, बट नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई साइड ब्रांच नहीं है, बट इसमें एक साइड ब्रांच हो गई, इसलिए साइड ब्रांच बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर मास BP क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है. और सबसे ज़्यादा इसका होने वाला है. बस राइट. तो इसका सबसे ज़्यादा होगा. इन दोनों में किसका ज़्यादा होने वाला है, इसका. ठीक है. फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका. दस राइट. इसका अकॉर्डिंग हम इनको अरेंज कर सकते हैं. कौन सा ऑर्डर पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले वो लिखना है जिसका सबसे कम होगा, सबसे कम इसका है. ठीक है. दैट इज मीथेनॉल. उससे ज़्यादा एरो का साइन ऐसे लगाना है, इथेनॉल.
उससे ज़्यादा प्रोपेन 1 ओल, उससे ज़्यादा ब्यूटेन 2 ओल, उससे ज़्यादा ब्यूटेन 1 ओल एंड देन पेंटेनॉल। ठीक है, इसको आप खुद सॉल्व कर पाओगे। पेंटेन 1 ओल, नॉर्मल ब्यूटेन, पेंटेनल और इथोक्सी इथेन। तो इसके लिए आपको इनका स्ट्रक्चर ड्रा करना है। पेंटेनॉल, पेंटेनॉल में 1 2 3 4 5 OH पेंटेनॉल। नॉर्मल ब्यूटेन में सिंपली ब्यूटेन, कुछ OH नहीं है। पेंटेनल, पेंटेनल 1 2 3 4 5, अल का मतलब एल्डिहाइड। और इथोक्सी इथेन 1 2, इथोक्सी इथेन ईथर है, एल्कोक्सी एल्केन, इथोक्सी इथेन ईथर। ठीक है, अब देखिएगा सबसे ज़्यादा किसका होने वाला है, जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा है। ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा किसका है, तो यहाँ 5 कार्बन है। ठीक है, बाकी में कार्बन कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है। ठीक है, यहाँ 4 हैं, यहाँ 5 है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा 5 ये और 5 ये। अब इन दोनों में भी किसका ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली इसकी बजाय इसमें ज़्यादा, क्योंकि यहाँ क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बराबर है ना, तो BP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास, दोनों का बराबर मॉलिक्यूलर मास है, तो ज़्यादा किसका होगा, BP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और इसमें फोर्स कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो इसका ज़्यादा, इससे कम। अब इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा, इन दोनों में। ये हाइड्रोकार्बन, ये ईथर है बेटा, तो ईथर जो होते हैं ना वो पोलर होते हैं, इसलिए ईथर का ज़्यादा होता है, इनका कम होता है। दैट्स राइट। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम किसका आया है, इसका ब्यूटेन का। उससे ज़्यादा किसका आएगा, इस ईथर का। उससे ज़्यादा इसका पेंटेनल का, और सबसे ज़्यादा आएगा पेंटेनॉल का। दैट्स राइट, ये ऑर्डर हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। बुक में और भी क्वेश्चन होंगे BPMP के, आई होप आप सबको सॉल्व करोगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।